तो इस चैप्टर में मूर्ति एवं मंदिर स्थापत्य कला, इसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास में जितने भी मूर्ति और मंदिर वगैरह के जो साक्ष्य मिले हैं या फिर जो मूर्ति और मंदिर बना है उसके कला के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह की कला है, शैली वगैरह पढ़ेंगे। और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा मूर्ति या मंदिर किस काल के राजाओं ने बनाया है और कौन से राज्य में वो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को भी हम सीरियसली लेंगे। तो मूर्ति कला तथा मंदिर निर्माण की शैली, इसमें सबसे पहले हम मूर्ति कला बनाने की शैली देखेंगे कि मूर्ति किन किन शैली में बनती थी। तो 3 शैलियाँ हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है गंधार शैली, फिर मथुरा शैली और अमरावती शैली। ठीक है, गंधार कहाँ पड़ता है? तो अभी के अफगानिस्तान में पड़ता है। मथुरा कहाँ है? यूपी में। और अमरावती हमारा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले गंधार शैली। इस शैली का विकास कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, है ना, कनिष्क। और इसी शैली में सबसे पहला बुद्ध की मूर्ति बनी है। जब हम कनिष्क पढ़ रहे थे, एक विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, तो उनके समय में ये शैली आया था। ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस शैली में जो मूर्ति थी, सबसे पहले मिट्टी, चूना और प्लास्टर को मिलकर बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की मूर्ति बहुत कमजोर होती थी, चूना मिट्टी वगैरह के बाद में ये काले और भूरे रंग के पत्थर से बनाए जाने लगे। ठीक है, ये मूर्तियाँ मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में बनाई जाती है, जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। इस शैली का 95% मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की बनी थी, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पे था, है ना। और सबसे पहली मूर्ति भी जो बनी है भारतीय इतिहास में, वो बुद्ध की बनी है। पहला मूर्ति पूजा बुद्ध की हुई है। इस शैली में महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े घुंघराले बाल दिखाए गए हैं, घुंघराले बाल। इस शैली में महात्मा बुद्ध को बहुत बलशाली, बलिष्ठ शरीर, योग करते हुए ध्यान की मुद्रा में युवावस्था में दिखाया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के पीछे होलो मंडल, ठीक है, प्रभा मंडल होता है ना, जो बहुत सारे देवी देवता जो होते हैं उनके पीछे कुछ चक्र सा दिखाई देता है ना, जिसमें रोशनी आती रहती है, उसी को क्या कहते हैं? होलो कहते हैं, होलो मंडल। शेप दिखाया गया है। कपड़े को दोनों ओर से लपेट कर पूरा शरीर ढका गया है। ठीक है, इस शैली का उल्लेख वैदिक एवं संस्कृत साहित्य में है। ठीक है, इसमें भी संस्कृत साहित्य में है। यह कला यूनान से प्रभावित है। किससे प्रभावित है पूछा जा सकता है? यूनान से प्रभावित है, इसीलिए इसे ग्रीक इंडियन कला भी कहते हैं। यूनान और इंडियन कला का मिश्रण। इस कला में मूर्ति बैठी, खड़ी, आंखें बंद, योग, ध्यान मुद्रा में बनाई गई। यह शैली अपोलो देवता से प्रभावित है। अपोलो देवता, तो ये है अपोलो, गॉड ऑफ वार। ठीक है, इन्हें गॉड ऑफ वार ग्रीक कथन में बोला जाता है। अब आते हैं हम मथुरा शैली पे। ठीक है, मथुरा शैली का विकास मुख्यतः उत्तर भारत में हुआ, क्योंकि मथुरा उत्तर भारत में पड़ता है। इसका प्रमुख केंद्र क्या क्या था? मथुरा, वाराणसी और कौशाम्बी था। ठीक है, तीनों उत्तर प्रदेश में है। इसकी शुरुआत मथुरा से हुई, इसीलिए इसे मथुरा शैली कहा जाता है। इस शैली में चौरा सीना, बाल विहीन और नग्न मूर्तियां भी थी। ज्यादातर मूर्तियों में बायां हाथ आसनस्थ है। आसनस्थ मतलब होता है आसन पे स्थित। ठीक है, और दाहिने हाथ को अभय मुद्रा, ठीक है, आशीर्वाद की मुद्रा में। मतलब कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति इस कोई ये बैठा हुआ, मान लो ये पैर है, ये शरीर है, ये, तो एक हाथ जो है वो पैर पे है, जिसको आसनास्थ बोलते हैं, और दूसरा हाथ इस तरह से उठा हुआ है, ये आशीर्वाद के लिए। ठीक है, तो उसी मुद्रा में लगभग मूर्ति बना हुआ है और कपड़े बाएं कंधे पर पड़े हुए हैं। इस शैली में 3 धर्म की मूर्तियाँ मिलती है, ऑब्वियस सी बात है, बौद्ध, जैन और हिंदू। यह शैली पूर्णतः भारतीय शैली थी। इसमें लाल रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है। अब आते हैं अमरावती शैली पे। इसका विस्तार मुख्यतः दक्षिण भारत में हुई। अमरावती कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस शैली में पूजा और योग को दिखलाकर कहानियाँ, ठीक है, बताया गया है, और कई मूर्तियाँ एक साथ बनाई गई है। और इसकी मूर्तियाँ जो थी मुख्यतः सफ़ेद संगमरमर की बनाई जाती थी। ठीक है, इस कला की मूर्तियाँ जातक कथाओं की है और इसे चित्रण के माध्यम से बनाया गया। यह दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के अमरावती नामक स्थान से विकास है, इसलिए इसे अमरावती शैली कहा जाता है। यहाँ पे तीनों शैली का नाम, कौन से जगह में ये शैली विकसित है, मतलब किस क्षेत्र में। रंग उसमें क्या चीज़ का रहता है? तो गंधार शैली काला रंग में है, मतलब बहुत बार रंग पूछ दिया जाता है। मथुरा शैली लाल रंग में और अमरावती शैली सफ़ेद रंग में। वंश किसके किसके समय का है? अमरावती शैली इंपॉर्टेंट है सातवाहन, ये दोनों तो है कुषाण का। बौद्ध धर्म, बौद्ध, जैन, हिंदू, और ये फिर से बौद्ध धर्म। अवस्था, योग, आशीर्वाद और ग्रुप। सेकंड, चिंता, प्रसन्नता और कहानी। अब आते हैं स्थापत्य कला, मतलब इसमें मेन रूप से हम मंदिर का देखेंगे, मंदिर का निर्माण की शैली। ठीक है, भारत में स्थापत्य कला में मंदिर के निर्माण की शैली बहुत भूमिका रखती है। और जो मंदिरों के निर्माण की जो शैली है, मौर्य काल से प्रारंभ होती है और गुप्त काल में अपने चरम पे पहुंच जाता है। ऐसा तो बोला जाता है कि मौर्य में मंदिर का नहीं था, गुप्त काल में मंदिर का शुरुआत होता है। ठीक है, मंदिर का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल की है। ठीक है, जिस तरह से मूर्ति निर्माण की 3 शैली है, उसी तरह से मंदिर निर्माण की भी 3 शैलियाँ हैं, नागर, विमानन, जिसको द्रविड़ शैली भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरी है वेशर। नागर उत्तर भारत की है,
द्रविड़ दक्षिण भारत की है और बेशर शैली जो है वो दोनों की मिश्रण है। सबसे पहले नागर शैली के बारे में पढ़ते हैं। इस शैली में मंदिर निर्माण उत्तर भारत में देखने को मिलता है। यह उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक मिलता है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत कहाँ, तो मध्य प्रदेश का सीमा तक जो है। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सीमा बोल सकते हैं। ठीक है, इसके शिखर ऊंचे नहीं होते हैं। शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति रखी जाती है। जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, ये इसका शिखर हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा शिखर बोल सकते हैं। उसी में मूर्ति रखी जाती है, नीचे गर्भगृह कहते हैं। पूरे मंदिर का सबसे प्रमुख जगह ही गर्भगृह होता है, क्योंकि यहाँ भगवान की मूर्ति होती है। मंदिर के बाहर छोटा छोटा सा क्या होता है, मंडप कहते हैं उसे। गर्भगृह में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसीलिए उसमें कई मंडप बने होते हैं। ठीक है, गर्भगृह से बाहर मंडप होता है ताकि वहाँ लोग प्रतीक्षा कर सके कतार लगाकर। गर्भगृह के दरवाजे पर गंगा यमुना की मूर्ति लगी होती थी पहले। वो होता है ना अभी भी, क्या ऐसे दरवाजा लगा दिया, अंदर गर्भगृह, यहाँ पे भगवान की मूर्ति है, दरवाजे पर कुछ की मूर्ति रहती है, कुछ कुछ भगवान की या फिर कुछ और मैसेंजर टाइप की, उसी में गंगा और यमुना की रहती थी। इस शैली के मंदिरों में दो प्रकार की सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, कितने प्रकार की सीढ़ियाँ, दो प्रकार की। शुरुआत में जो सीढ़ी होती थी उसे जगती या चबूतरा कहा जाता था और अगले सीढ़ी को पीठ कहा जाता था। जैसा कि यदि मैं इस चित्र में बात करूं, ठीक है, तो ये जो शुरू वाला सीढ़ी होगा उसे जगती बोलेंगे, चबूतरा बोलेंगे, और ये वाला जो सीढ़ी होगा उसे पीठ बोलेंगे। यहाँ पे ये हो गया चबूतरा। ठीक है, ये चबूतरा हो गया। नागर शैली में मंदिर कभी भी अकेली नहीं होती थी, इस 5 मंदिर के ग्रुप में बनाया जाता था। ठीक है, 5 मंदिर के ग्रुप में, इसीलिए पंचायतन शैली भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि किस, ऐसा पूछा जा सकता है किस मंदिर की शैली को पंचायतन शैली भी कहते हैं, तो नागर शैली। इस मंदिर के चारों ओर 4 दीवारी नहीं रहती थी। ठीक है, 4 दीवारी नहीं रहती थी। यहाँ किसी भी प्रकार का तालाब नहीं होता था, क्योंकि उत्तर भारत में नदियों की कोई कमी नहीं है, और मंदिर में कोई भव्य द्वार नहीं होता था, भव्य द्वार भी नहीं। इस शैली की कई विशेषता थी। इस शैली की और भी विशेषता थी, जो उड़ीसा में उसे उड़िया शैली कहते हैं। ठीक है, उड़िया शैली। और एक शाखा मध्य प्रदेश में है जिसे कंदरिया महादेव खजुराहो मंदिर का है। ठीक है, गुजरात में भी एक शाखा है जिसे सोलंकी शैली कहते हैं। गुजरात में सोलंकी का कहाँ से आया ना, तो सोलंकी का चालुक्य था, जिसे अनिलवाड़ चालुक्य भी कहते थे। गुजरात में ही बेस्ड था, उसका कहानी हम भूल चुके हैं। जो मोहम्मद गजनी भारत पे आक्रमण किया था, तो सोमनाथ का जो मंदिर लूटा था गुजरात में जो है, वो इसी चालुक्य सोलंकी के चालुक्य के राजा उस समय थे वहाँ पे। दूसरा शैली है द्रविड़ शैली या विमानन शैली। ठीक है, विमानन शैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें विमान होता है, अभी पढ़ेंगे विमानन होता है। द्रविड़ शैली का विकास चोल और पल्लव काल में हुआ। ठीक है, चोल और पल्लव, दक्षिण भारत के चोल और पल्लव को पढ़ चुके हैं हम लोग। चेर चोल पांड्या में चोल पड़े थे, पल्लव बाद में आए थे, जो चोल को दबा दिए, फिर चोल बाद में उदय होता है। और पल्लव की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम, और चोल की राजधानी कहाँ थी, तंजावुर। कांचीपुरम भी चोल की राजधानी रह चुकी थी, लेकिन पल्लव के राजा वहाँ से चोल को हरा दिए थे, तो बाद में इनकी राजधानी फिर से हो जाती है। ये दक्षिण भारत में है। पानी की कमी होती थी दक्षिण भारत में, इसीलिए इस शैली में निर्मित मंदिर के आसपास तालाब होते थे। तालाब होता था, क्यों होता था, पानी की कमी होती थी इसलिए। यह शैली कृष्णा नदी से लेकर के पूरे दक्षिण भारत में है। ऊपर में गोदावरी, दक्षिण भारत की नदियाँ कौन कौन है, मुख्य रूप से यदि देखें तो गोदावरी है, फिर उसके नीचे कृष्णा है, फिर कावेरी है, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से यदि मैप देखा जाए ऐसे है, तो ये गोदावरी, ये कृष्णा और ये छोटा वाला कावेरी। ठीक है, तो इस शैली कृष्णा नदी से, ठीक है, गोदावरी, गोदावरी मध्य महाराष्ट्र में पड़ता है ना, कृष्णा लगभग बोल सकते हैं कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है। तो कृष्णा नदी से लेकर के पूरे दक्षिण भारत में इस शैली का भव्य मुख्य द्वार होता था। मुख्य द्वार जो होता था बहुत बड़ा होता था, भव्य मुख्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोपुरम या गोपूरा, गोपुरम या गोपूरा कहते थे। मुख्य द्वार के कारण ही वहाँ 4 दीवारी बनी होती थी। अब द्वार बना दिया, तो द्वार किस लिए बनाया है, ताकि लोग इससे जाए। यदि हम 4 दीवारी नहीं देंगे तो लोग साइड से भी चले जाएंगे, तो इसलिए मुख्य द्वार होता था, इसलिए वहाँ 4 दीवारी भी होती थी। और पंचायतन शैली में ही था। ठीक है, 5 मंदिर भी होते थे, मंदिर बीच में रहती थी। इस शैली की मंदिर सीढ़ीनुमा होती है। ठीक है, मतलब ऐसे भरा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और ये एक तरफ से नहीं, ऐसे ऐसे भी होगा, इधर साइड से भी। जबकि उत्तर भारत की शैली क्या होता है, कोन शेप होता है। ठीक है, शंकुनुमा, और सीढ़ीनुमा को ही विमानन कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण इस शैली को विमानन शैली भी कहते हैं। विमानन शैली में मंडप और गर्भगृह सटा सटा नहीं रहता है। उसमें क्या था, उत्तर भारत वाला में नागर शैली में गर्भगृह में कम जगह होता था, इसीलिए ज़्यादा जगह बनाने के लिए मंडप सजा करके बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे दोनों सटा हुआ नहीं रहता है, दोनों में अंतराल रहता है, क्योंकि यहाँ परिक्रमा किया जाता है। गर्भगृह के बाहर दरवाजे पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां लगी होती है। ठीक है, यक्ष और यक्षिणी मैसेंजर बोल सकते हैं ये होते थे। मैं इनका एक फोटो दिखा देता हूँ इस तरह की शैली का, क्योंकि बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है इससे कि कभी कभी तो चित्र दिखा करके
उनका भाग का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये है हमारा एक दक्षिण भारत का टेम्पल का आउटलुक बोल सकते हैं। जैसा नॉर्थ इंडियन मतलब नागर शैली में होता था, गर्भगिरी होता था, वैसा ही गर्भगिरी यहाँ भी है। ये उससे सटा हुआ मंडप होता था, उसमें सटा हुआ ही यहाँ पे, और उसमें भी मंदिर टाइप का बना होता था मंडप में भी नागर शैली में, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, मंडप जो होता है वो थोड़ा सा दूर ये बना होता है, ताकि ये परिक्रमा पथ भी होता है इसमें, और ये प्रवेश द्वार को गोपुरम बोलते थे। जो टॉप में कुछ रहता था उसको क्या बोलते थे, शिखर, ऐसे भी शिखर बोलते थे, शिखर मतलब टॉप मोस्ट पार्ट। और जो बीच में जो रहता था, जो सीढ़ी नुमा टाइप का है ना, इस तरीके से सीढ़ी टाइप का बना हुआ, इसे क्या बोलते थे, विमाना। अब आते हैं बेसर शैली पे। ठीक है, जो तीसरी और लास्ट शैली है, ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का क्या था, मिश्रण था। ये कहाँ से कहाँ तक के क्षेत्र में मिलता है, तो विंध्य पर्वत जो है से लेकर के कृष्णा नदी तक। ठीक है, क्योंकि कृष्णा नदी से दक्षिण हो जाता है हमारा द्रविड़ शैली। ठीक है, और ये विंध्य वाला जो पर्वत है उससे उत्तर हो जाता है नागर शैली। तो इसमें खुला प्रदक्षिणा पथ होता था। ठीक है, इसमें खुले प्रदक्षिणा पथ होता है और मंडप बहुत सुसज्जित होता है। इसका कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। नागर शैली का मीनाक्षी मंदिर मदुरई, सॉरी ये द्रविड़ शैली में, नागर नहीं होगा। ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पे। ये कौन सा शैली में है, द्रविड़ शैली में। मदुरई है पड़ता कहाँ, जिसे त्योहार का शहर बोला जाता है ना मदुरई को, ये पड़ता कहाँ है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, और दक्षिण में पड़ता है। तो कौन सा शैली होगा, द्रविड़ शैली। विजयनगर की शैली कौन है, विट्ठल स्वामी मंदिर, विजयनगर में पड़ता है। और फिर लोटस महल है हम्पी का। हम्पी क्या था, विजयनगर की राजधानी रह चुकी थी, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, इसका मैं एक अलग से क्लास लूँगा। फिर होयसल शैली है एक, सोमनाथपुर में केशव मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर एक है। ठीक है, विष्णु जी को समर्पित है। फिर पाल शैली का है चित्रकला। तो ये उससे पहले मैं आपको वेसर शैली के एक मंदिर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से कुछ मंदिर, इसमें कोई गोपुरम वगैरह नहीं होगा, कोई मंडप वगैरह नहीं होता, इसका मंडप होता है, और इसका मंडप ही सबसे ज़्यादा सुसज्जित होता है, और इसमें प्रदक्षिणा पथ होते हैं चारों तरफ। ठीक है, और इसमें मुख्य गर्भगृह बीच में होता है, कुछ कुछ में गर्भगृह बीच में होता है और चारों तरफ मंदिर होते हैं छोटे छोटे। तो इस तरह की शैली है, दोनों शैली का मिश्रण आपको मिलेगा इसमें। अब मैं कुछ प्रमुख मंदिर और उनकी शैली का चर्चा करूँगा। ठीक है, कि वो किस शैली के हैं, कहाँ है। तो नागर शैली का प्रमुख मंदिर मैं देख रहा हूँ सबसे पहले उत्तर भारत। तो सबसे पहले भीतर गांव वाला जो है कानपुर में, दशावतार मंदिर झांसी का, लक्ष्मण मंदिर सिंहपुर का, कंदाड़िया महादेव मंदिर खजुराहो का, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, जगन्नाथ मंदिर पुरी का, और सूर्य मंदिर कोणार्क का। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों उड़ीसा में। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, एमपी का है, और इसमें दशावतार मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही पत्थर से बनाया गया झांसी में। फिर है द्रविड़ शैली का कुछ प्रमुख मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, कौन बनवाया था, राजराज है ना, राजराज चोल जो थे, प्रथम चोल। ठीक है, उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था कहाँ, तंजावुर में, जो राजधानी थी उनकी चोलों की। फिर शिव मंदिर है कंगैकोट चोलपुरम। ठीक है, ये किसने बनवाया था, ये बनाया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजेंद्र। फिर महाबलीपुरम रथ मंदिर महाबलीपुरम में पड़ता है। अब है पेशर शैली का प्रमुख मंदिर, जोजा बेसप्पा पदामी का मंदिर। ठीक है, बहुत बार सवाल डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि ये मंदिर कहाँ है और किस शासक ने बनाया है। तो भारत के कुछ प्रमुख मंदिर हम देख लेंगे। ठीक है, कोणार्क मंदिर अभी देख लिए थे, कहाँ था, उड़ीसा में। बनवाया कौन है, नरसिंह देव प्रथम बने। इनके बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग कि ये गंग वंश के शासक थे। ठीक है, और यही गंग वंश के शासक ने उड़ीसा में 3 महत्वपूर्ण मंदिर बनवाया। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर भी उन्हीं के द्वारा, और लिंगराज मंदिर जो है ये गंग वंश के ही द्वारा बनाया गया, नरसिंह देव प्रथम, गंगादेव और यायाति केशरी। दूसरा वही जगन्नाथ मंदिर है। तीसरा है बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, राजराज चोल, अभी पढ़े थे। ये उड़ीसा में नहीं है, ये गलत लिखा गया, कहाँ है ये, तंजावुर में, तंजावुर जिसे तंजौर बोला जाता था। फिर विरूपाक्ष मंदिर, अगला है विरूपाक्ष मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, कहाँ ये, हम्पी में पड़ता है, ये भी गलत लिखा हुआ, कहाँ पड़ता है ये, हम्पी में। हम्पी कहाँ, कर्नाटक। किसकी राजधानी रही है हम्पी इतिहास में, विजयनगर साम्राज्य की। तो इसको बनवाया कौन है, विजयनगर साम्राज्य ने ही बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य के एक राजा था देवराय द्वितीय, यहाँ पे जिन्होंने विक्रमादित्य द्वितीय लिखा है, ये इनका रिनोवेट करवाया था बाद में, महत्वपूर्ण रिनोवेशन था इसलिए इनका नाम भी लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसे बनवाया कौन था, देवराय सेकेंड। फिर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। उसके बाद है विट्ठल मंदिर, राजा देव राव द्वितीय, कर्नाटक में। सबरीमाला मंदिर राजा राजशेखर ने बनवाया, कर्नाटक में ही है। पद्मनाथ मंदिर मार्तंड वर्मा ने केरल में करवाया है। फिर अगला है मुक्तेश्वर मंदिर, इंपोर्टेंट है, नंदी वर्मन ने कांचीपुरम में बनवाया। कांची किसकी राजधानी रह चुकी है, कांची पल्लव की ना। फिर वेंकटेश्वर मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे तिरुपति मंदिर बोला जाता है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, तिरुपति बालाजी श्री कृष्ण देव राय ने बनाया है। श्री कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के महान राजा,
ये भी इंपॉर्टेंट है। लेपाक्षी मंदिर विरूपन्ना और विनन्नाबाई अनंतपुर आंध्र प्रदेश के। फिर सिद्धिविनायक मंदिर देववाई पटेल मुंबई। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नाना साहेब पेशवा नासिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है त्र्यंबकेश्वर। इसमें इंपॉर्टेंट मैं जो भी हूँ मार्क कर दे रहा हूँ। ऊपर में भी जो जो इंपॉर्टेंट है, विरूपाक्ष भी इंपॉर्टेंट था, लिंगराज भी इंपॉर्टेंट है, विठल मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और भी सारे मंदिर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश मंदिर एलोरा का राजराज प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, राज नहीं बनाया था, बहुत गलत लिखा हुआ है। क्या बनाया है ये? इसे कृष्ण प्रथम ने बनाया है। किस कौन सा शासक था? इसको हम लोग पढ़े थे राष्ट्रकूट जब पढ़ रहे थे। कृष्ण प्रथम पिछले ही चैप्टर में राष्ट्रकूट जब पढ़े तो वहाँ पे ये पढ़े थे कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। फिर सोमनाथ मंदिर है गुजरात का, किसने बनाया? चंद्रदेव सोमराज ने। द्वारकाधीश मंदिर बद्रीनाथ द्वारका इंपॉर्टेंट है। फिर लक्ष्मण मंदिर इंपॉर्टेंट है यशोवर्मन में दत्तकपुर में। महाकालेश्वर है कुमारसेन, बहुत इंपॉर्टेंट है उज्जैन में, अभी भी बहुत फेमस मंदिर। कामाख्या मंदिर नर नारायण गुवाहाटी में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर है। ये दोनों मंदिर देखो नरसिंहवर्मन बनवाया है। फिर बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद के द्वारा। वैद्यनाथ मंदिर महाबोधि मंदिर अशोक के द्वारा गया में, ये इंपॉर्टेंट है। विष्णुपद मंदिर बिहार का है, रानी अहिल्याबाई ने बनवाया है गया में। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, काशी विश्वनाथ है, ये भी अहिल्याबाई बेलकर ने बनवाई। और वाराणसी में तारा मंदिर, वैष्णो माता मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर को किसने बनवाया? शंकराचार्य। शंकराचार्य 4 मंदिर बनवाया था ना अलग अलग जगह पे। फिर केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया? पंजाब राजा जन्मेजय उत्तराखंड में। अंगकोर वाट किसने बनवाया है? सूर्यवर्मन द्वितीय। इंपॉर्टेंट है। कहाँ? ये कंबोडिया में, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है। फिर पशुपतिनाथ मंदिर किसने बनवाया? काठमांडू में पशुपैक्ष ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ केदारनाथ तो इंपॉर्टेंट है ही, वैष्णोनाथ धर्म सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये हमारा फाइनल इस चैप्टर का समाप्त हो गया है। और इसके आगे हम लोग चलेंगे भक्ति आंदोलन में, जो कि लगभग प्राचीन भारतीय इतिहास की समाप्ति और मध्यकालीन इतिहास के शुरुआत का ये चैप्टर है। ठीक है, इसको आगे देखेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद।